हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 36 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ बात शेयर करना चाह रहा था। जो मेरे दूसरा वाला चैनल था सोलो लविंग वाला, उसकी इम्प्रेशन और रीच तो मतलब 7,000 प्लस हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, यूट्यूब ने उस अकाउंट को दोबारा से डिलीट कर दिया। तो जो भी लोग मतलब मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं और आपको सच में वीडियो इतनी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे यार ये महीना पूरा होने से पहले अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है दोबारा से। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हू के डैड उसकी मॉम से बात करते हुए बेहोश हो जाते हैं और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू की तरफ, जो कि अपने घर में आ चुका था और वो वहाँ पर अपनी बहन को सोया हुआ देखता है। कहता है ये तो बड़े आराम से यहाँ पे सो रही है और मेरे को डीमन कासल में भी जाना है, मुझे पता नहीं वहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, कहीं पीछे से इसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, तो मुझे इसकी निगरानी के लिए भी यहाँ पे किसी को छोड़ना होगा। तभी वहाँ पर जिन्हू अपने 3 शैडो सोल्जर को बाहर निकालता है और वो कहता है ये तीनों सही होंगे, मतलब किसी एक रैंक के हंटर से डील करने के लिए। तभी उनकी तरफ देखता और बोलता है तुम तो टस्क के सोल्जर थे ना, लेकिन तुम तो 4 थे, तो यहाँ पर तो तुम 3 ही हो। इस पे कि उनमें से एक सोल्जर ऊपर की तरफ इशारा करता है और जिन्हू को याद आता है कि उनमें से एक सोल्जर को तो जिन्हू ने डोमिनेटर टच की मदद से छत पे ही गाड़ दिया था, और क्योंकि वो छत पे था तो इसलिए जिन्हू उसका शैडो भी नहीं निकाल पाया था। और तभी वहाँ पर जिन्हू उन तीनों शैडो में से 2 को कहता है तुम दोनों वापस चले जाओ, और वहाँ पे बस एक ही शैडो बचती है और जिन्हू उससे कहता है तुम्हें मेरी बहन की निगरानी रखनी है जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, और वो शैडो वहीं पर गायब हो जाती है। तभी जिन्हू यहाँ पर अपनी बिल्डिंग के ऊपर चले जाता है और जिन्हू वहाँ पर अपने बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है क्यों ना मेरे पास इतने सारे शैडो सोल्जर हैं तो मैं अपने नेबरहुड को भी प्रोटेक्ट करूँ। और जिन्हू उनसे कहता है जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो तुम इसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द ही रहना और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते रहना। साथ ही में जिन्हू उन सभी शैडो को कहता है तुम लोग किसी की नज़र में भी मत आना और हमेशा शैडो बन के ही रहना। तभी वहाँ से सारे शैडो चले जाते हैं और वहाँ से गायब होकर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हू यहाँ पर सोच रहा होता है मैं तो अपनी बिल्डिंग का नया वॉचमैन बन गया हूँ और मेरे शैडो सोल्जर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो वो किसी भी नॉर्मल रैंक के हंटर्स को तो आराम से संभाल सकते हैं अगर यहाँ पे कोई हाई रैंक का हंटर ना आए तो। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्हों की कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन्हों उसके अंदर बैठा हुआ होता है। जिन्हों से कहता है क्या तुम्हें कल रात को अच्छी नींद आई, जिस पे कि जिन्हों कहता है हाँ वो होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उनकी फैसिलिटी और सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं अच्छे से वहाँ पर सोया था। जिन्हों से कहता है अगर वो होटल तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो कुछ दिन तुम उसी में रुको जब तक कि मैं अपने गिल्ड के लिए एक बिल्डिंग नहीं ढूंढ लेता हूँ। साथ ही में वो मनी मन सोच रहा होता है मैंने तो इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा था कि मैं अपना गिल्ड खोलना चाहता हूँ, ये तो मेरे सच में ही पीछे पड़ गया है। साथ ही में जिन्हों से पूछता है आखिर इतनी सुबह सुबह तुम जा कहाँ रहे हो, जिस पे कि जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ बाय, और वो विंडो खोलता है और वहां से छलांग मार देता है। तभी जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है कि तुम डीमन कासल के अंदर पहुंच चुके हो। जिन्हों यहाँ पे डीमन कासल के अंदर खड़ा होता है और मनी मन सोच रहा होता है इस बार तो मेरी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। 75 लेवल तक तो ये बहुत ही आसान था और अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं इस बार तो पूरी तैयारी से आया हूँ। जिन्हों ने वहाँ बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदे होते हैं फायर से बचने के लिए, और वो कह रहा होता है इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी से आया हूँ और इस बार तो मैं डीमन किंग को यहाँ से मार के ही जाऊँगा। जैसे ही जिन्हों यहाँ पे थोड़ी दूर आगे बढ़ता है उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुम्हें नया गेस्ट दिया जा रहा है, और उसके पुराने वाले गेस्ट के आगे ही पार्ट 2 लिख दिया जाता है। जैसे कि उसे पुराने वाले लेवलों में मतलब सोल्स कलेक्ट करनी थी, तो इस बार उसे बैरन किंग की सोल को कलेक्ट करना है। वहाँ विंडो पे लिखा होता है मोनार्च ऑफ डीमन बैरन, मतलब डीमन कासल के सबसे ऊपर तुम्हें मिलेगा और तुम्हें मार के उसको सोल को कलेक्ट करना है। तभी यहाँ पे जिन्हू होली वाटर ऑफ लाइफ को अपनी मदर के लिए क्रिएट कर पाएगा। जिन्हू यहाँ पे सोच रहा होता है इस बार के रिवॉर्ड्स तो पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और यहाँ पे मेरे को एक नई स्किल भी मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही अपने पास जॉब से रिलेटेड 3 स्किल है। जिन्हों के पास यहाँ पे 3 जॉब होती है उसकी जॉब से रिलेटेड, एक होती है शैडो एक्सट्रैक्शन और दूसरी होती है सेव शैडो और तीसरी होती है डोमेन ऑफ मोनार्च, जिसको उसने टस्क के खिलाफ यूज़ करा था, जिसके मदद से कि उसके शैडो की सारी एबिलिटीज़ 50% तक बढ़ जाती है और वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन्हों के पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है कि तुम्हारे 1 से लेके 76 तक सारे फ्लोर अनलॉक हो चुके हैं, तो तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। जिस पे कि जिन्हों कहता है मुझे डायरेक्टली 76 फ्लोर पे जाना है, और जिन्हों वहाँ पर पहुँच जाता है। और जिन्हों जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाए वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, तो सभी मॉन्स्टर साइज में तो बड़े ही होते हैं, साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पहले के मॉन्स्टर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। यहाँ पर जिन्हों अपनी साइडों में से टस्क को बाहर निकालता है और उसे वो क्रिस्टल दे देता है, जिसकी मदद से कि मैजिक पावर डबल हो जाती है, क्योंकि टस्क यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और क्रिस्टल की वजह से उसकी मैजिक पावर और भी बढ़ गई होती है। तो वो ऐसा फायर क्रिएट करता है जिसकी वजह से दूर दूर तक जितने डीमन होते हैं सब मर जाते हैं।
जिन्हों यहाँ पे सोच रहा होता है टस्क पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इस क्रिस्टल की मदद से उसकी मैजिक पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। टस्क तो यहाँ पर इस क्रिस्टल को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी से दोबारा बाहर जाके मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसको टस्क के पास ही रहने देता हूँ। टस्क इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर रहा है कि यहाँ पे टस्क ने बहुत ज़्यादा डीमन को मार दिया है। तो जिन्हों यहाँ पर अपने विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पे कि जिन्हों का लेवल अप हो चुका होता है और वो लेवल 81 पे होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्हों के डैड उठ गए होते हैं। डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं आखिर मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा था, जिसपे कि डॉक्टर उन्हें बताते हैं आप पूरे 2 दिन तक बेहोश थे। जिसपे कि जिन्हों के डैड सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, शायद इस वजह से मेरे ऊपर ऐसा इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर जिन्हों के डैड से पूछते हैं क्या आपके परिवार में कोई हंटर है, जिसपे कि जिन्हों के डैड बोलते हैं मेरी बीमारी का उस हंटर से क्या लेना देना है। जिसपे कि वो डॉक्टर बताता है कि आपने इस बीमारी के बारे में कभी भी सुना है, इस बीमारी का नाम है इटर्नल स्लम्बर। यही सेम बीमारी जिन्वो के मॉम को भी होती है, जिसके लिए वो हॉली वाटर ऑफ लाइफ लेने गया है। और यहाँ पे वो डॉक्टर जिन्वो के डैड को बताते हैं इस बीमारी के अंदर मरीज सो जाता है और हमेशा सोता ही रहता है और कभी नहीं जागता है। वो बस यहाँ पे बस सोता ही नहीं रहता है, बल्कि वो अपनी लाइफ को भी बहुत ही तेजी से कंज्यूम करता रहता है, जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है और जल्दी ही मर जाता है। यहाँ पे डॉक्टर जिन्वो के डैड को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसी कमजोरी फील होती रहेगी और एक दिन आप सो जाएंगे और कभी भी नहीं जागेंगे। जिस पे कि जिन्वो के डैड कहते हैं तो इसका उन हंटरों से क्या लेना देना है। जिस पे वो डॉक्टर कहता है हमने बहुत रिसर्च करी है और इनका लेना देना हंटरों के साथ ही है। हंटरों के शरीर से हमेशा एक मैजिक पावर निकलती रहती है, और क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे आम लोग भी हैं और उनमें से कुछ आम लोग उन मैजिक पावर को सह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लग जाती है। साथ ही में वो डॉक्टर जिन्हों को डैड को ये भी बताते हैं आप मुझे लगता है आप कुछ दिनों से कुछ हंटर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लग गई है। क्योंकि अब ये सिम्टम्स आपके अंदर दिखने चालू हो गए हैं, तो आपको टेंजनों से, मानक क्रिस्टलों से और मॉन्स्टरों से और हंटरों से दूर रहना होगा। और वो डॉक्टर जिन्हों के डैड से दोबारा पूछते हैं कि आपके फैमिली में सच में कोई हंटर है, जिसपे कि जिन्हों के डैड को अपने बेटे की याद आती है और वो सोच रहे होते हैं कुछ दिनों से वो अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। डॉक्टर जिन्हों के डैड को एक और बात बताते हैं तुम देखना एक दिन ये बीमारी इटरनल स्लम्बर पूरी दुनिया में कॉमन हो जाएगी और बहुत ही बुरी तरीके से फैल जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बहुत सारे हंटर निकलते आ रहे हैं और नए नए टेंशन भी खुलते जा रहे हैं। जिसपे कि यहाँ पे फुजिनवो के डैड सोच रहे होते हैं क्या मैं सच में इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब इस मैजिक पावर को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मेरी बॉडी इसको सह नहीं सकती है और मुझको ये बीमारी लग गई है। वो कहते हैं मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं इस तरीके से नहीं मरूंगा। तभी हमें वहाँ पर एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसके तट पे एक चींटी पूरे पानी को पार करके आ गई होती है और वो अभी तक जिंदा होती है और वो अपने दोनों पैरों पे चल रही होती है। तभी वहाँ पर हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि 2 हंटर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वैसे एक डी रैंक का हंटर होता है और एक ई रैंक का हंटर होता है, और ई रैंक के हंटर ने अभी नया नया उसके पेट्रोलिंग ग्रुप को ज्वाइन करा होता है। और मजे की बात तो ये होती है उस पूरे शहर में बस यही 2 हंटर होते हैं, जो कि एक डी रैंक का है और एक ई रैंक का है। यहाँ पर वो डी रैंक का हंटर ई रैंक के हंटर को बता रहा होता है हमारे आइलैंड पे ज़्यादा टेंजन गेट्स ओपन नहीं होते हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पर ज़्यादा हंटर्स नहीं है और हम दोनों ही हंटर है जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो तुम यहाँ के लोगों के चेहरे याद कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हमें यहाँ पे पेट्रोलिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे आइलैंड पे कोई भी हाई रैंक का हंटर नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई गेट ओपन होता है तो हमें दूसरे शहरों से हंटर बुलाने पड़ते हैं, जिनको आने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और अगर हमें टाइम रहते हैं उन टेंशन का पता नहीं चला और गेट अगर गलती से भी ब्रेक हो गया या फिर हंटर टाइम पे नहीं आ पाए तो वो मॉन्स्टर हम सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मार देंगे। हम लोगों के तो लेने देने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बस आम लोग ही रहते हैं। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी ई रैंक के हंटर की नज़र सामने की तरफ पड़ती है और वो कहता है सेनपाई आगे की तरफ देखना वो कौन आ रहा है। वहाँ से उन चींटी भी आ रही होती है, जिसपे कि वो कहता है देखना वहाँ से कोई इंसान आ रहा है, वो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी वहाँ पर हमें दूसरा सीन डीमन कासल के अंदर का दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्वू ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डीमंस को मार चुका होता है, जिसपे कि उसका लेवल बहुत ही अप हो चुका होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिले होते हैं, और उसने अपना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट अपने इंटेलिजेंस में डाल दिया होता है, जिसकी मदद से कि वो बहुत ही ज़्यादा शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और सेव भी कर सकता है। साथ ही साथ जिन्वू ये भी सोच रहा होता है काश मैं इन डीमन के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर पाता तो मेरे पास तो एक पूरी आर्मी होनी थी। साथ में ही वो पीछे की तरफ अपने शैडोज की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है मेरे शैडोज तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं और एक ग्रुप में मूव करना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिन्वू यहाँ पर अपने सभी शैडो सोल्जरों से कहता है मैं तुम सभी लोगों को 6 टीम में बांटने वाला हूँ, जिसमें से हर टीम को टस्क, एग्रिस और आयरन लीड करेंगे और बाकी की बची हुई टीम को टैंक और 2 ऑर्क्स जो हैं वो लीड करेंगे।
जिन्हों यहाँ पर अपने सभी शैडो से कहता है तुम्हारे लिए बस दो ही ऑर्डर हैं, एक तो अपने टीम के लीडर को फॉलो करो और जितने भी रास्ते में तुम्हें डीमंस मिलेंगे सबको मार दो, और दूसरा ये कि तुम्हें एंट्री परमिट को हासिल करना है और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम सीधा मुझे ला दोगे। जिन्वो के यहाँ पे ऑर्डर देते ही वो सारे शैडोज वहाँ से चले जाते हैं अलग अलग दिशाओं में, और जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे बाकी के बेकार रिवॉर्ड्स की जगह पे मुझे डीमन किंग को मारने के बारे में सोचना होगा, तभी मैं यहाँ पे हॉली वाटर ऑफ लाइफ बना पाऊंगा। तभी यहाँ पर जिन्वो के सामने बहुत सारी विंडो ओपन होने लग जाती हैं। जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है मेरी टीम को गए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और मेरे पास इतनी ज़्यादा रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स आने लग गए हैं। मैंने बहुत अच्छा करा के अपने शैडोज को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। मेरे शैडोज तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। जिन्हों यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से वो माना पोशन निकाल के पीने लग जाता है अपने माना को रिकवर करने के लिए, और बोल रहा होता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे शैडोज ही मेरे लिए सारा काम कर देंगे और वो परमिट भी यहाँ पर ले आएंगे, मुझे बस यहाँ पर अपने माना को रिकवर करते रहना होगा। और वहीं पर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टैंक जिन्वो के आगे खड़ा हो जाता है और जिन्वो टैंक की तरफ देख रहा होता है तो उसका लेवल अप हो चुका होता है। जिन्वो कह रहा होता है जब यहाँ पर हम आए थे तब टैंक का लेवल 14 था और अब ये 24 तक पहुंच गया है। ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है। डीमन कासिल के अंदर आने के बाद बस मैं ही लेवल अप नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो शैडो सोल्जर्स भी लेवल अप कर रहे हैं और ये जल्दी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिन्वो यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है मैं यहाँ पर 80 फ्लोर पे हूँ और अब मेरे पास मोनार्च ऑफ डीमन के पास जाने के लिए बस 20 फ्लोर बचे हुए हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से मैं बस इसी फ्लोर पे अटका हुआ हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे तो यहाँ पर एंट्री परमिट ही नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर बैठा हुआ है। तब यहाँ पर जिन्वो की नजर अपने विंडो के ऊपर पड़ती है और उसका माना बहुत ही तेजी से घट रहा होता है। जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है वैसे तो मेरे शैडो सोल्जर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका सामना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से हुआ है जिसके मदद से वो रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर जिन्वो का माना बहुत ही तेज़ी से घट रहा होता है। यहाँ पर जिन्वो अपने सभी शैडोज को वापस बुला लेता है। वो बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं अपने शैडोज को वापस नहीं बुलाऊंगा तो मेरा माना 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे शैडोज रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है और दूसरे दिन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन्वो को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर उनके शैडो के ऊपर अटैक कौन रहा है। जिन्वो यहाँ पर नीचे नक्शा बना के बैठ जाता है। जिन्वो यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है और जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो डीमंस है उन्होंने बस उसके कमजोर टीम के ऊपर ही अटैक करा है। उन्होंने बीच में जो टस्क का ग्रुप था उसके ऊपर अटैक नहीं करा क्योंकि टस्क का ग्रुप बहुत ज्यादा ताकतवर था। और जिन्वो कहता है अगर ऐसा है तो वो लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं और मुझे सतर्क रहना होगा। और जैसा कि हमें पता है जिन्वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पे जिन्वो को पता चल चुका होता है कि कल उन्होंने हाई और के ऊपर अटैक करा है तो आज वो टंग के ग्रुप के ऊपर अटैक करने वाले हैं और वो टैंक के ग्रुप के पीछे चुपके से चले जाता है और इंतजार करने लगता है। और बस यहीं पे हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जैसा कि मैंने बताया मेरे दूसरे वाले चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, तो प्लीज़ यार इस वाले चैनल पे सपोर्ट कर दो थोड़ा।